Now let us start with the solution of linear equations. Clear है? एक तरीका तो ये था जो हम लोग कैलकुलेटर से कर लेते थे, इसी को हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स से ये सॉल्व हो जाए। तो लीनियर इक्वेशन इस तरह से गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस इट इज नथिंग बट 3z दैट इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y plus it is nothing but 4z that is equal to 1. This is what the equation which has been given in front of you. You need to solve. A lot of ways are there. I am using the way of matrix. Clear है? रैंक के तरीके से मैं निकालूंगा इसको। तो मैं इसको मैट्रिक्स के अंदाज में लिख लेता हूँ। 1 1 1 सबके कोएफिशिएंट्स लिखने होंगे। 1 1 1 उसी तरह नीचे वाले के 1 2 1 सॉरी 1 2 3 है, यहाँ का कोएफिशिएंट 3 है। उसी तरह 1 2 4 और यहाँ पर हम लोगों ने एक्स वाई जेड लिखा है, एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 6 10 दिस इज नथिंग बट 1. दिस इज व्हाट द प्रोसीजर टू राइट. क्लियर है? यहाँ पर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगा. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आए? उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सब आ जाएगा. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आए? अच्छा, ये वाला मैट्रिक्स ए है. क्लियर? एक्स वाई जेड से कोई इशू नहीं है, मेन इशू तो इन दोनों का है. क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ 1 1 1 1 2 3 1 2 4. ये तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था. राइट साइड वाला पार्ट उसको मैं दो बिंदु लगा देता हूँ, उसके सामने की वैल्यूज लिख देता हूँ 6 10 1. अच्छा, ये वाला कॉलम 1 है C1, ये C2, ये C3 और ये तुम्हारा C4 ऐसा मान लीजिए. अच्छा, ये वाला y को रिप्रेजेंट करता है, ये z को. तो C3 माइनस C2 हो सकता है क्या? Z माइनस वाई कभी नहीं हो सकता. Z माइनस वाई तो सब्सट्रैक्ट ही नहीं होगा. बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये सब इसीलिए हम लोग कॉलम ऑपरेशन को ज्यादा तरजीह नहीं देते. अब ये जो पूरा मैट्रिक्स बन गया है वो मैट्रिक्स ए नहीं है, बल्कि इसको ए मान लीजिए, इस वाले को बी मान लीजिए. तो अब ये एक साथ जोड़ के बना दिया है ए बी, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स? जमा करके बनाया वो मैट्रिक्स. इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको एक्स वाई जेड को हम लोग एक्स बोलते हैं, राइट साइड वाला बी. तो नोटेशन इस तरह से हो जाता है ए एक्स इज इक्वल टू बी. ये एक्स कैपिटल एक्स का मतलब जिसमें एक्स वाई जेड है, कैपिटल एक्स का ही चर्चा होगा आगे चल के. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो हम लोग आगे चलते हैं. देखिए जरा सा 1 1 1 1 2 3 1 2 4 डॉट 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 6 10 1. क्लियर है? यहाँ पर हमें कोशिश ए बी का हम सॉल्व करेंगे. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? अब कोशिश करते हैं सॉल्व करने. देखिए एक साथ सारे के सारे जीरो तो हो नहीं सकते, डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, लेकिन ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है. तो मैं लिख देता हूँ R2 माइनस R1 R3 माइनस इट इज नथिंग बट सिंपली R1. तो रिजल्ट बन जाएगा 1 0 0 1 1 1 1 2 3 और डॉट डॉट लगा दीजिए, डॉट डॉट लगा दीजिए, डॉट डॉट 6 माइनस 6 तो ऐसे ही रहेगा, 10 माइनस 6 4 बचेगा, 1 माइनस 6 माइनस 5 बच जाएगा. और अगर जीरो करना चाहें तो आप इससे इसको जीरो कर दीजिए. तो मैं लिख देता हूँ R3 माइनस दिस इज नथिंग बट सिंपली R2. दिख रहा है साफ साफ, इसमें तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है. 1 1 1 डॉट लगा के 6 0 1 2 डॉट लगा के 4 और 0 0 1 माइनस 5 R3 माइनस R2 माइनस 5 माइनस 4 दिस इज माइनस 9. क्लियर है? यहाँ पर बात समझना. और जीरो करते हैं, इससे इसको जीरो कर देते हैं, इससे इसको जीरो कर देते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं है. तो मैं लिखता हूँ R1 माइनस R3 और करता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है 2. तो R2 माइनस 2R3 बस ठीक है, हो जाएगा 1 1 0 डॉट. ठीक है? और अच्छे से करिए जरा सा. हाँ, क्या करना है, R1 माइनस R3 तो 6 माइनस 9 तो पहले से है, R3 में और एक माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा यहाँ पर. और आगे चलते हैं 0 1 0 दो बिंदु लगा के. ठीक है? हमें क्या करना है, R2 माइनस 2R3 करना है. 4 तो पहले से ही है, 2R3 तो ये 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तुम्हारा 22 हो जाएगा. 0 0 1 डॉट यहाँ पर इट इज नथिंग बट सिंपली माइनस 9. क्लियर है? पर और अच्छे से करते हैं. इन दोनों को माइनस करके इसको जीरो कर दो तो R1 माइनस इट इज नथिंग बट R2 कर दीजिए, बस खत्म हो जाएगा.
1 0 0 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 R1 माइनस R2 क्या है, 15 में से 22 माइनस होगा तो -7 बचेगा, और यहाँ पर 22 बचेगा, और यहाँ पर -9 बचेगा। तो मैं इसको अलग से पेज में लिख देता हूँ। 1 0 0 0 1, इट इज नथिंग बट 0 0 0, दिस इज 1। ये -7 बचा है, ये 22 बचा है, और ये जो है -9 बचा है। ये x है, ये y है, और ये z है। तो 0x 0y 1z, और उसके राइट साइड में कितना है, तो z इज इक्वल टू -9। 0x 0z ये y है, y की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज नथिंग बट सिंपली 22। x 0y 0z, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज नथिंग बट सिंपली -7। अच्छा, ये वाला मैट्रिक्स A था, और ये दोनों को मिला के हम लोगों ने बोला था AB मैट्रिक्स, ऑग्यूमेंटेड बोला था। अच्छा, अगर A में देखें तो ये A नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, क्योंकि एक एलिमेंट तो सब में है। तो रैंक ऑफ A अगर मैं बोलूं तो वो 3 है। अच्छा, AB को अगर हम मिला दें, AB को, तब भी ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, ये भी रो नॉन जीरो है। तो रैंक ऑफ AB भी कितना है बताइए जरा सा, 3 है। तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB। अच्छा, 3 क्या है, एक्स वाई जेड थे, और एक्स वाई जेड क्या है, अननोन है। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। सॉल्यूशन फिक्स आया, -9 22 -7, मतलब ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, यूनिक है, ये पक्का सॉल्यूशन है। तो इस तरह के केस को कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, यूनिक सॉल्यूशन, फिक्स सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आई होप यू गॉट द आइडिया। यूनिक का मतलब अब बदल बदल के सॉल्यूशन नहीं आ सकते, z -9 है तो फिर -9 ही होगा, ये मतलब है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। अब जरा सा दोबारा देखिए, जरा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं। रैंक ऑफ ए, पहला मैट्रिक्स मिलाया वाला मैट्रिक्स बराबर हो जाए, हाँ वो नंबर ऑफ अननोन के भी बराबर होना चाहिए, तब उस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है यहाँ पर? लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। x minus 3y minus, it is nothing but 8z is equal to -10, 2x plus 5y plus 6z is equal to 13। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। 3x plus y minus 4z is equal to, it is nothing but 0। नाउ इसको हम लोग बना लेते हैं। 1 minus 3 minus 8 2 5 6 3 1 -4, यहाँ पर लिख लीजिए x y z, ये हो गया तुम्हारा -10 13, दिस इज नथिंग बट 0। ये a है, ये x है, और ये b है, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया ax इज इक्वल टू b। मैं तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा ab। 1 -3 -8 2 5 6 2 5 6 है, -6 है, 6 + 6 है ना, तो 6 है, सिर्फ 6, ठीक है। 3 1 -4 डॉट 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 -10 13 0, ठीक है, कोई बात नहीं। अब डायरेक्टली देख के तो ये तो नहीं पता चल सकता कि कौन किसके रिलेशन में पूरा रो 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, तो R2 - 2 R1 R3 माइनस, इट इज नथिंग बट 3 R1। तो आप रिजल्ट करिए जरा सा। 1 0 0 हो गया, R2 - 2 R1, तो 2 R1 तो ये 6 हो जाएगा, -6 है, माइनस, और यहाँ बीच में भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो पहला रो तो लिख लो, एक मिनट साफ से लिख लेता हूँ। -3 -8, पहले रो में तो हमने छेड़खानी ही नहीं की है, माइनस, चाहे तो ये ऑपरेशन का सिंबल भी लगा लें। अच्छा, 5 + 6 ये तुम्हारा 11 हो गया। अच्छा, 2 R1 8 दूनी 16 माइनस, और बीच का ये माइनस, प्लस हो जाएगा, 16 और 6 22 हो गया, बीच में 2 बिंदु, 2 × 10 20 माइनस, और बीच का माइनस प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा 33। और आगे चलते हैं, उसी तरह नीचे वाला सॉल्व कर लो। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और ये तुम्हारा 30 हो गया, खुद से कर लीजिए आप। अच्छा, ये पूरा बाई 10 कर सकते हैं, ये पूरा बाई 11 कर सकते हैं। तो R2 डिवाइडेड बाई 11, R3 डिवाइडेड बाई 10। अगले स्टेप में लिखिए जरा सा। 1 -3 -8 डॉट -10, ये तो बचा ही हुआ है। आगे चलते हैं। 0 1 2 यहाँ पर 3, 0 1 2 यहाँ पर, इट इज नथिंग बट 3। अब डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, ये दोनों वैनिश हो सकते हैं एक दूसरे से। तो R3 माइनस, इट इज नथिंग बट R2। 1 -3 -8 -10,
0 1 2 3 0 0 0 0। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, क्लियर है यहाँ पर बात। अब जो आपका रैंक आया है साफ साफ दिख रहा होगा, ये वाला मैट्रिक्स ए है, रैंक ऑफ ए ये 2 है, ये पूरा मैट्रिक्स ए बी है, उसमें भी ये रो कंप्लीटली 0 है, तो मतलब ए बी का भी रैंक 2 ही है, तो रैंक ऑफ ए बी दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 2, बट rank of A that is equal to rank of it is nothing but AB less than 3, नंबर ऑफ अननोन तो 3 है, 3 से कम आए हैं, क्लियर है यहाँ पर। इस केस में कहा जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? अब देखिए जरा सा, मैं इक्वेशन बना लेता हूँ थोड़ा सा, और अगर आप चाहें तो और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन देखिए जरा सा, 1 - 3 - 8 -10 0 1 2 दिस इज 3, ये इसका 4 गुना है, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो छोड़ दो। तो R1 प्लस इट इज नथिंग बट 4R2 कर लीजिए, 1 -4 -3 + 4 दिस इज 1 0 R1 + 4R2 4R2 तो ये 12 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 और यहाँ पर 0 1 2 एंड इट इज नथिंग बट 3। बाकी नीचे वाला पार्ट तो 0 0 0 0 हो ही गया था पहले ही, 0 0 0 0। अच्छा, ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को, ये z को, क्लियर है यहाँ पर। तो दूसरे रो से देखिए जरा सा, y + z इज इक्वल टू 3, फर्स्ट रो से x + y दैट इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन है, सॉरी 2 इक्वेशन है, मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ, x + y इज इक्वल टू 2, y + z y + z है, y + 2z है, देखिए जरा सा, नो यहाँ पर 2 भी तो है, ये 2z है, ठीक है, y + 2z दैट इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट सिंपली 3। अच्छा, और अच्छे से लिखना चाहें इसको तो x + y + 0z इज इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पर 0x + y + 2z इज इक्वल टू 3। 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अननोन कितने हैं? 3, ये तो सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, तीसरा इक्वेशन बना लीजिए, ये x है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 2y + 0z दैट इज इक्वल टू 4। अब तो 3 इक्वेशन हो गए, अभी नहीं सॉल्व होगा क्योंकि ये दोनों तो डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट वाला तो वैसे ही 0 हो जाना है। तो इक्वेशन नहीं बल्कि लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये वाला तो टोटली डिपेंडेंट है ना, 2 गुना है, डिपेंडेंट है, खत्म हो जाएगा ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 3 इक्वेशन 3 अननोन या 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वैसे तो कई इक्वेशन बना लो, वो तो डिपेंड ही करेगा, वो तो कोई मतलब ही नहीं है, क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 इक्वेशन 3 अननोन नहीं, 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन होने चाहिए, क्लियर है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, क्लियर है यहाँ पर बात, समझ में आया? तो ऐसे केस में सॉल्व करने के लिए x + y इज इक्वल टू 2, y + 2z इज इक्वल टू 3। 0 लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना नहीं मत लगाओ। तो उस केस में आपको in this case you have to assume some variable as constant and the number of constant is n minus r। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3, रैंक कितना है? 2, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने मानने होंगे? 1। किसी एक को आप कांस्टेंट मान लीजिए। अब देखिए जरा सा, तो मैं एक काम करता हूँ, किसी एक को आपने जो है कांस्टेंट मानना होगा, क्लियर है यहाँ पर बात, समझना है नहीं समझना है? तो मैं एक काम करता हूँ, x इज इक्वल टू c मान लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 - c हो जाएगा, तो 2z इज इक्वल टू 3 - y होगा, और y की जगह है 2 - c, तो दैट इज इक्वल टू 3 - 2 - c। और अच्छे से कर लो, 3 - 2 1 + c हो गया। अब c जितना चेंज होता रहेगा x y z की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, क्लियर है? पर तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कम पड़ जाए तो कांस्टेंट आपको मानना होगा किसी को, और वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आपको पूरा छूट है लेने के लिए। बाद में डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगी, क्लियर है यहाँ पर? तो जितने कांस्टेंट बदलते जाओगे सॉल्यूशन इतना बदलता चला जाए, कांस्टेंट आपको मानने का पूरा छूट है, तो जितने कांस्टेंट मानो, इसीलिए एक्स वाई जेड के कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया, दिस इज व्हाट द मीनिंग, इज इट क्लियर और नॉट? और एक कोई केस देखते हैं,